देते हैं। तो कोई भी सडन चेंज करने के पहले हम सोचते अवश्य हैं। मान लीजिए कि आपने कोई एक नई हैबिट एडॉप्ट की, तो उस हैबिट के क्या परिणाम होंगे? आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कम होगा? आपके शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? घर परिवार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वही इकोलॉजी। हमेशा कोई भी चीज को एडॉप्ट करने के पहले आपको देखना चाहिए, और एनएलपी में हमेशा इसकी बात की जाती है, व्हाट आई नीड एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। पसंद है, मैं यह चाहता हूं, और वह मैं की दुनिया आपको अकेला कर, और क्या होना चाहिए, व्हाट, इसी दोनों में आपका पूरा जीवन समाये। आप दूसरे वाले डायलॉग को जब अपनाते हैं, व्हाट नीड्स टू बी डन, उस समय आप लोगों को कंसीडर करते हैं, लोगों के प्रति कंपनसेट रखते हैं, लोगों की परवाह करते हैं। और पहले में मुझे क्या चाहिए, तो आप पूरे दुनिया देखिए ना, बेटा को क्या चाहिए, बेटा को पसंद है, बाप को क्या चाहिए, बाप को पसंद है, माँ को क्या चाहिए, माँ को पसंद। एक परिवार में 4 लोग हैं और चारों अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। एनएलपी सदैव इस बात के लिए आपको ट्रेंड करता है कि कोई भी चीज को करने के पहले यह मान लें कि हमारा उससे क्या फर्क पड़ने वाला, और हम उसको सही मान करके ही चलें। बहुत सारे लोगों का चैट आप, यू, उसके बाद आउटकम, फीडबैक, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रीसपोजिशन, जितने भी 6 पिलर्स हैं, उस पिलर्स के द्वारा आपको हमेशा इस एनएलपी के टीचिंग को स्ट्रॉन्ग करना। हमने स्टेट के बारे में समझा, अनुभूति के बारे में। जैसी आपकी अनुभूति रहेगी वैसे ही आपका बिहेवियर होगा, जैसा आपका बिहेवियर होगा वैसा ही आप इकोलॉजी सिस्टम अपने चारों तरफ क्रिएट करोगे, और उस स्टेट को चेंज किया जा सकता है। हमने इसके बारे में इस प्रकरण में सीखा। हमने जाना कि उस बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमें किसी भी चीज को सब मॉडलिटी में चेंज करना हो। जब भी आप कोई कार्य करते हो तो उनके परिणाम जो है आप अपने 5 इंद्रियों द्वारा ग्राह्य करते हैं, 5 इंद्रियों के द्वारा उसको समझते हैं, और उन 5 इंद्रियों की वजह से कुछ एक धारणा बनता है, कुछ एक परिणाम बनता है। लेकिन सब मॉडलिटीज कहता है कि उन धारणाओं को, उन परिणामों को अगर टुकड़ों में बांट दिया जाए तो उससे निजात पाना आसान है, और उसी को सब मॉडलिटीज कहते हैं। छोटे छोटे भागों में उसको डिवाइड कर दिए। आपने किसी चीज को देखा तो क्या देखा, वो कैसा था, उसका स्वरूप कैसा था, उसका रंग कैसा था, आकार कैसा था। किसी को सुना तो क्या सुना, कैसे सुने उसको, इसका मतलब है कि उसकी टोनलिटी क्या थी, उसका सेंस क्या था, वो कहना क्या चाहता था। यानी आपने सुनने को अलग अलग भागों में परिवर्तित कर, कम थिंकिंग है या ब्लेम थिंकिंग है या टास्क थिंकिंग है। जब भी आप कोई सोच लाते हैं तो उसका परिणाम क्या होने वाला है। आउटकम कंडीशंस के बारे में हमने जाना। हमने लर्निंग और इट्स टाइप, लर्निंग कितनी तरह के हम लोगों ने जाना। कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, लेट अस रिवाइज कि आप उन चीजों को वापस न हो इसके लिए सतर्क रहते हैं, इसके लिए सजग रहते हैं, और इसीलिए जनरेटिव लर्निंग का बहुत ही ज्यादा महत्व। फिर हमने देखा न्यूरोलॉजिकल लेवल एंड इट्स अलाइनमेंट। न्यूरोलॉजिकल लेवल क्या होता है, आपका इकोसिस्टम क्या है, उसके अनुरूप आपका व्यवहार कैसा होता है। फिर आपकी थिंकिंग क्या है, उस थिंकिंग से आपकी आइडेंटिटी कैसी बनती है, और उस आइडेंटिटी से आपका कौन सा पर्पस सिद्ध होता है, आप अपने लाइफ को कैसे देखते हो। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो आप परिस्थितियों पर डिपेंड हो जाते हैं, आप अपने भावनाओं पर डिपेंड करते हैं, कैसे एक दूसरे से आपका बिहेव होता है, क्या तालमेल और सीक्वेंस होता है, दैट इज कॉल्ड। फिर हमने बात की एंकरिंग की, कैसे आप चीजों से एंकर हो जाते हो। कोई भी एक परिस्थिति आपके जीवन में आई और वो आपके ऊपर एक छाप छोड़ गई। अब जब जब वो छाप आती है आपके पास, आप ट्रिगर हो जाते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी चीज, किसी को देख के गुस्सा आता है, किसी
को देख करके इरिटेशन होता है, किसी बात से आप डिप्रेशन में चले जाते हो, तो आपने कोई ना कोई एंकर क्रिएट किया हुआ है और आपको यह देखने की जरूरत है, और यह सिर्फ एनएलपी में ही, बाकी हर एक जगह तो उस कारण से। तो आपको हमेशा इस पैटर्न पे ध्यान देना है कि आप किस चीज से एंकर हैं। हमने सेटिंग एंड चेनिंग एंकर की बात की कि कैसे आप अपने एंकर को सेट कर सकते हैं और कैसे एक सीरीज ऑफ एंकर क्रिएट करके अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने कोलैप्सिंग एंकर्स की बात की और पैटर्न ब्रेकिंग की बात की। आप किसी चीज को अगर एक साथ सोच रहे हो, कर रहे हो, तो उसके अपोजिट एंकर को कैसे तैयार कर सकते हैं, दोनों को कोलैप्स कैसे कर सकते हैं, और कैसे उस एंकर को जो आपके लिए नुकसानदायक है उसको कोलैप्स करके एक नया सिस्टम रेडी कर सकते हैं। ये दोस्तों, फिर हमने बात की फ्रेमिंग की, और अभी हम फ्रेमिंग पे बात कर रहे हैं। जो भी जीवन में आप देखते हो उसको एक पर्टिकुलर फ्रेम की तहत, और जैसा आप देखते हैं पूरा जीवन आपके लिए वैसा ही काम करता है। हमने फ्रेमिंग के तहत यह जानने की कोशिश की कि हम लोगों ने कौन सा फ्रेम लगा रखा है और फ्रेमिंग का महत्व क्या है। हमने डिस्कस किया कि एक घटी और आप उससे अटैच हो चुके हैं। Then there is a three golden question. What have I lost? वह जो घटना घटी उसमें मेरा क्या नुकसान हुआ है। तो अगर आप नुकसान के फ्रेम से देखोगे तो पूरा जीवन ही आपको नुकसान है। कुछ लोग तो पूरे जीवन नौकरी कर एंजॉय किए और लास्ट में बोलते मैंने पूरा जीवन इस डिपार्टमेंट को दे दिया। आप लोगों ने डायलॉग सुना है कि नहीं ऐसा? मैं तो फौज में बहुत सुना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी फौज को दे दी, मुझे क्या मिला? अरे यार, तेरे बच्चे पल गए, तू पूरा जिंदगी एक सरकारी नौकरी में रहा है। What I have learned, और what I have learned के थ्रू जब आप किसी चीज को देखते हो तो हर एक घटना पे आपको कुछ ना कुछ आपने सीखा है, और उस सीख और तीसरा होता है कि जब आप गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कोई भी चीज को कि आपको क्या मिला है, तो यकीन मानिए हर एक जाति विश्वास की एक आत्मविश्वास करके जाता है। जीवन में हम हर एक जगह गेन करते हैं। जो ही नजर बदली तो आपके जीवन में जितना भी तकलीफ आया है, जितना भी कष्ट आया है, वह आपको कुछ ना कुछ लाभ देगा। अब आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम्स की बात करेंगे। जस्ट तो आप पहले ही मान लेना है कि मैं इसको कर लूंगा। पहले लोग पहले ही हार मान लेते हैं, वो कर ही नहीं पाते, और इसका अपोजिट होता है होपलेस फॉर्म। आप कोई भी चीज को एज इफ फ्रेम में लाने के पहले कुछ क्वेश्चन आपको क्रिएट करना है। व्हाट विल इट टेक टू लाइक इट? व्हाट विल इट बी लाइक इफ आई कैन डू इट? अगर मैं इसको करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा। आपको कोई जिम्मेवारी मिल रही है, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम के पहले ही सोच लिया कि मैं तो पास ही नहीं करूंगा, ये तो इंग्लिश का पेपर है, तो मुझे अंग्रेजी आती नहीं, मैथ का पेपर है, नहीं आती। मान लो कि मैं इसमें पास कर गया तो मुझे कितने घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दे रहे हैं एग्जाम, मान लीजिए कि आप इसमें पास कर गए, आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, पास कर गए, तो मुझे कितना घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आपको अपने आप निकल के आ जाएगा कि व्हाट शुड यू डू। हम इस काम को कर सकते हैं। इसका अपोजिट फ्रेम होता है हेल्पलेस फ्रेम। आपने यह मान लिया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो अकेला हूं, मेरी तो कोई मदद नहीं करता। आप अपने आप को हेल्पलेस फ्रेम में आ गए हो, और जब ही आप अपने आप को हेल्पलेस समझते हो आप चीजों को ड्रॉप कर देते हो। मेरा अपलाइन साथ नहीं दे रहा है, मेरा बॉस साथ नहीं दे रहा है, मेरे परिवार साथ नहीं दे रहा है, मेरी पत्नी साथ नहीं दे रही है, और आपका सबकॉन्शियस ट्रेंड है। इसके लिए ध्यान रखिए, उसको तो आदत है ना किसी काम को टालने की, अगर आप उसको ट्रेंड नहीं कर रहे हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको जीतना है तो यू हैव टू गो इन द एज इफ
frame. If I do not know, then there is nothing I can do about you. अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्री सपोजिशन के तहत आपको एज इफ फ्रेम को अपने आप को उसमें डालें। अब एक दूसरा होता है इकोलॉजी फ्रेम। इकोलॉजी फ्रेम